नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जिसका प्रावधान अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे की गई थी और इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके बारे में क्या क्या और प्रावधान किए गए, तो इनको हम क्रम से समझते जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि जो भारतीय संविधान के तहत एक एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। हमने बताया था भारत की जो संघीय प्रणाली है उसमें संघ और राज्यों का प्रावधान किया गया। ठीक है, लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय हम देखते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जो जिला न्यायालय हैं, जिला न्यायालय के बाद फिर मुंसिफ न्यायालय आते हैं। तो इस तरीके से भारत में जो न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई वो एकीकृत न्यायालय है। ठीक है, यहाँ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नीचे तक के जो भी कोर्ट हैं उनके मामले अपने पास मंगा सकता है। इसको एक न्यायिक व्यवस्था कहा गया है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियाँ रखी गई हैं। न्यायिक जो न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो हम देखते हैं कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था तो उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई थी, स्थापना फेडरल न्यायालय की बात कही गई थी। उसी के तहत बाद में जब न्यायालय स्थापित हुआ तो जो हमने संविधान में प्रावधान अपनाए हैं वो 1935 के अधिनियम से ही अपनाए गए हैं। ये चीज़ें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जबकि इसका उद्घाटन जो हुआ है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया है। मतलब स्थापना 26 जनवरी 1950 को कर दी गई थी, लेकिन इसका जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अब इसमें जो अनुच्छेद 124 है वो प्रावधान करता है कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 124 का एक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है भारत में, और उसके जो मुख्य मतलब न्यायाधीश होंगे वो समय समय पर संसद बदलती रहती है। तो जब संविधान स्थापित मतलब लागू हुआ था उस समय जो सदस्य थे वो कितने? टोटल 8 थे। उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी 7 अन्य न्यायाधीश थे। अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1977 में संसद ने न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको बढ़ाकर के 18 कर दिया। इसके बाद 1986 में फिर संशोधन करके 26 कर दिया। तो जो न्यायाधीश हैं, हमने बताया था जब संविधान संशोधन पर आया था तो उसमें कहा था जो साधारण विधेयक है उसके तहत एक के तहत संविधान का पाठ परिवर्तित होता है, एक के तहत नहीं होता है। तो नहीं होता वाले में जो हमने बताया था कि जब न्यायाधीशों की संख्या संसद बढ़ाती है तो उसमें क्या होता है, संविधान में पाठ परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि सामान्य विधेयक से इसको पारित कर दिया जाता है संसद में, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो 1977 में 18 कर दी गई, 1986 में फिर से 26 कर दिया गया। 2008 में इसका फिर से संशोधन करके क्या किया गया, तो बढ़ा करके 31 कर दी गई थी। तो 2008 में 31 न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय में, और 2019 में क्या किया गया कि न्यायाधीशों की जो संख्या थी बढ़ा करके 34 कर दी गई। तो वर्तमान में अभी जो सदस्य हैं, यानी कि हम सदस्य मतलब ये कि सर्वोच्च न्यायालय में देखें कि जो न्यायाधीश हैं उनकी टोटल संख्या 34 है। उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का प्रावधान है अनुच्छेद 124 का एक करता है, और अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो 34 टोटल न्यायाधीश हैं। अभी जो बात चल रही है वो 51 करने की बात चल रही है, तो वो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो संख्या है वो 34 ही है। ठीक है, अगला जो प्रावधान किया गया वो कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया, क्योंकि हमने पीछे भी देखा कि भारतीय संसद ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा रही है हर बार। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितना राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो जैसे भारत में देखते वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। 24 उच्च न्यायालय में क्या है कि मतलब जितने भी राज्य हैं उसमें कुछ राज्यों का, जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है, तो इसी तरीके से 2 राज्यों के एक उच्च न्यायालय है, बाकी हर राज्य का अलग न्यायालय भी हो सकता है। तो उस तरीके से भारत में कहा गया कि जो मतलब हाई कोर्ट होंगे उनमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा राष्ट्रपति जितने चाहेगा हर राज्य में अलग अलग जो न्यायाधीश के प्रावधान किया जाएगा। जैसे भारत में सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है, जो सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की जिसमें संख्या है वो उत्तर प्रदेश का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसको कहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या है। ठीक है, फिर नियुक्ति जो अनुच्छेद 124 का 2 कहता है कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। देखो, इसमें जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो उसमें सलाह ली जाती है जो अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उसके बाद कह रहा कि इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश जो होता है उससे परामर्श लिया जाता है। तो जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श लिया जाता है, और जब
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो फिर मुख्य न्यायाधीश जो बन जाता है उससे भी परामर्श लिया जाता है। ये चीज़ है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में समानता यानी कि सामान्यता क्या है, तो पहला आधार है वो वरिष्ठता को दिया गया। वरिष्ठता मतलब ये है कि आप कब से उस जैसे न्यायिक विभाग में आप कब से काम कर रहे हैं। न्यायिक विभाग का मतलब है कि आप किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कितने समय से काम कर रहे हैं, उसके आधार पर आपकी वरिष्ठता देखी जाती है, आपकी एज के हिसाब से नहीं होता है। दूसरी योग्यता है को दिया जाता है। दूसरी योग्यता मतलब आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, उस आधार जो नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, उनका 2 आधार दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में कहा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो मतलब एक तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, बाकी जो 33 अन्य न्यायाधीश तो उनकी नियुक्ति के लिए क्या कह रहे हैं, तो 1/4 मतलब 1+4 की एक कोलेजियम बनाई जाएगी। तो कोलेजियम प्रणाली जो है भारत में ये धीरे धीरे संवैधानिक विकास के तहत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की परंपरा के अनुसार इसका विकास हुआ है। ठीक है। तो कोलेजियम बनाई जाती है जिसमें 4 यानी कि टोटल 5 होते हैं, 4 सदस्य, 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इनका निर्णय जो होता है सर्वसम्मति से या बहुमति से होना चाहिए, मतलब सभी सहमत हो या बहुमत हो, जैसे 5 है 5 में से 3-2 के आधार पर हो या फिर सारे सहमत हो, इस तरीके से कहा गया है। तो ये कोलेजियम जो बनाई जाती है, कोलेजियम की प्रणाली का जो मतलब विकास हुआ है, इसमें कई केस आए थे। तो केस के आधार पर सुनवाई करते करते इसमें कहा गया कि न्यायाधीशों को नियुक्त करने में पारदर्शिता बरती जाए, न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे, इस वजह से कोलेजियम प्रणाली आई धीरे धीरे। तो फिर क्या है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 1+2 मतलब इसमें सर्वोच्च न्यायालय में कितने हैं देखते हैं, तो 1+4 है, और इसी तरीके से उच्च न्यायालय में 1+2 सदस्यों की एक कोलेजियम बनाई जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं या 2 सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, और 2 जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो उच्च न्यायालय से होते हैं। जब उच्च न्यायालय की जो बनती है उसमें हम क्या देखते हैं, तो वो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय से 2 अन्य सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। आगे बात की जा रही है कि इनका कार्यकाल कितने समय का रहता है। तो कार्यकाल के रूप में हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल नियुक्ति व पदग्रहण के दिन से 65 वर्ष की आयु तक रहता है। मतलब यह है कि इसमें कोई मिनिमम एज नहीं दी गई कि कब कोई नियुक्त होगा। ये कहा गया कि जब नियुक्ति होगी पदग्रहण से करेंगे तब से 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसके पहले निम्न आधार पर इनको हटाया जा सकता है। कौन कौन से आधार हैं, तो वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, मतलब अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है, ये चीज़ कही गई। फिर एक मामला आया था गोपाल चंद्र मिश्र बनाम भारत संघवाद 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि एक भविष्यलक्षी जो त्यागपत्र है को प्रभावित होने से पूर्व अर्थात स्वीकार किए जाने से पूर्व वापस लिया जा सकता है। तो इसमें ये छूट दी गई है कि मान लो हमने त्यागपत्र दे दिया आज, लेकिन उसमें जो डेट मेंशन की वो 1 महीने बाद की थी, तो उस बीच में अगर हमको लग रहा है कि हमें नहीं पद छोड़ना चाहिए तो अपना त्यागपत्र वापस ले सकते हैं, ये चीज़ कही गई है। इसी को कहा गया है कि ये भविष्यलक्षी जो विधान है उसको वापस लिया जा सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो संसद की सिफारिश पर जब राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है, इसकी प्रक्रिया आगे विस्तृत दी गई है। तो राष्ट्रपति इसको हटा भी सकता है संसद की सिफारिश पर। इसमें कहा गया कि जब राष्ट्रपति मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम वैसे ही होती है जैसे राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया थी, उसी आधार पर। तो राष्ट्रपति को हम महाभियोग की प्रक्रिया से हटा रहे थे, लेकिन इसमें महाभियोग प्रक्रिया का नाम नहीं लिया गया, प्रक्रिया उसी तरीके की अपनाई जाती है जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती। संसद में विधेयक आता है और विधेयक पर चर्चा होती है, इस तरीके से। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो हमने राष्ट्रपति जो पढ़ा था उसको बताया था कि संवैधानिक अतिक्रमण के आधार पर, लेकिन इसको किसके, तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर इसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। हटाने का जो प्रस्ताव होगा संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, मतलब प्रस्ताव जो है संसद के किसी राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी आ सकता है। यदि हटाने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के 100 सांसद, मतलब अगर लोकसभा में किसी जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसको हटाने का प्रस्ताव आता है तो उसके लिए 100 सांसद, और यदि राज्यसभा में आता है तो उसके लिए केवल 50 सांसदों के प्रतिवेदन से भारत के मतलब राष्ट्रपति को जब किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव दिया जाएगा तो उसके लिए कम से कम 100 सदस्य लोकसभा के होने चाहिए। अगर राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करके किसी न्यायाधीश के खिलाफ दे सकते हैं कि हम इसको हटाना चाहते हैं। ठीक है। फिर राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को क्या है, अनुमति दे देता है, तो लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति को प्रतिवेदन दिया जाएगा। अगर राष्ट्रपति सहमत हो जाते हैं तो फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनको प्रतिवेदन दिया जाएगा। आगे क्या होगा, तो यदि यह प्रक्रिया लोकसभा के सदस्यों ने शुरू की है तो लोकसभा का अध्यक्ष इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लेगा। ठीक है। उसके एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। मतलब ये है कि अगर
ये इस प्रस्ताव को अगर लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार मतलब राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष इस पर क्या करेगा कि एक 3 सदस्यीय समिति बना देगा इस पर जांच करने के लिए, ठीक है। तो आगे जब ये समिति बनेगी तो इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। देखो, मान लो अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ही मामला आ गया तो इसमें कहा गया मुख्य न्यायाधीश होंगे या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, दूसरा जो सदस्य होगा, और एक विधि विशेषज्ञ होगा। ये सरकार अपनी तरफ से नामित कर देगी। 2 न्यायाधीश होंगे, एक विधि विशेषज्ञ होगा। यह 3 सदस्यीय जो समिति है जांच करती है कि न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगे हैं वह सही है या गलत। तो ये एक समिति बनाई जाती है संसद में, पहले विधेयक पेश होने से वो समिति जाँच करती है। अगर आरोप सही पाती है तो फिर प्रक्रिया आगे चलाई जाती है, और नहीं आगे पाई जाती है जो तो उसको क्या किया जाता है, वही रोक दिया जाता है। तो यदि यह समिति आरोप सही पाती है तो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जिस न्यायाधीश को हटाया जा रहा है वह अपना बचाव समिति के समक्ष और संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या कर, तो न्यायाधीश को अवसर दिया जाता है कि वो क्या करे, ये जो जिस न्यायाधीश को हटाया जा रहा है वो क्या करता है, जो अपना बचाव है उस समिति के समक्ष रख सकता है, ठीक है, और संसद के दोनों सदनों के समक्ष भी रख सकता है। तो वो अपने बचाव में समिति के समक्ष भी पेश हो सकता है स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, और जो जब दोनों सदनों में कार्रवाई चलेगी तो वहाँ भी वो अपना बचाव पक्ष रख सकता है। लोकसभा यदि इस प्रस्ताव को कुल सदस्यों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, जो कुल सदस्यों के आधे से कम ना हो, तो ऐसे प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा पारित समझा जाता है। देखो, किसी न्यायाधीश को अगर हटाना है तो जो वो प्रस्ताव होगा, जब मतलब चर्चा हो जाएगी, चर्चा होने के बाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, जो कि आज जो सदस्य हैं इस लोकसभा के उनके आधे से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कही गई है कि उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से कम नहीं होना चाहिए, तो जो टोटल लोकसभा की संख्या है उससे कम से कम आधे तो सदस्य ही हो, ये चीज़ कही गई। फिर इसके बाद यह प्रस्ताव जो है राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में प्रस्ताव भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, जो कुल सदस्यों के आधे से कम ना हो। तो 2/3 उनका होगा, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले जो कुल सदस्य, मतलब जो राज्यसभा में 252 है तो 252 का हम देखेंगे आधे से कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़। तो ऐसे प्रस्ताव जो है दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा और उस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करा लिया जाएगा और वह न्यायाधीश उसी दिन अपना पद रिक्त कर देगा। तो इस तरीके से जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है काफ़ी जटिल। अभी तक भारत में इस तरीके का मतलब एक आध मामला आए हैं, लेकिन किसी को हटाया नहीं जा सकता। एम रामास्वामी करके अभी दिया भी है। वी रामास्वामी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न आदेश दिए। तो वी रामास्वामी को हटाने की प्रक्रिया संसद में आई थी, लेकिन उनको हटाया नहीं जा सका था क्योंकि संसद की जो एक्चुअल कार्रवाई थी वो पूरी ही नहीं हो पाई, उतने सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए कि उस मतलब प्रस्ताव को पारित किया जाए। तो उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए कि किसी न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया सदन में अगर चल रही है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद में चल रही है और उसी समय लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा कि पता चले कि विधेयक समाप्त हो जाए फिर से वो न्यायाधीश काम करने लगे। तो ये चीज़ कही गई कि वो विधेयक बना रहेगा, ठीक है, अगर लोकसभा हट भी जाती है। फिर अगला कह रहे हैं कि जो 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। मतलब जो 3 लोकसभा अध्यक्ष 3 सदस्यों की समिति बनाता है उसका क्या किया जा सकता है, पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये जो समिति होगी अपनी जब रिपोर्ट देगी तो इस रिपोर्ट पे ये भी कहा गया कि अगर रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो 3 सदस्यों की समिति बनेगी वो रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट अगर ऐसा कहा गया कि अगर रिपोर्ट गलत पाई जाती है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो सदस्य होंगे तीन समिति के, तो क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यदि न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया सदन में चल रही है तो संसद के जो सदस्य होंगे वो सदन की कार्यवाहियों में भाग लेंगे, मतलब काम चोरी करके भाग नहीं जाएंगे। सदन जब चल रहा है तो जो सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है अगर न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, ये वादी कर दिया गया है, ठीक है। उस न्यायाधीश को कार्य करने से नहीं रोका जाएगा। जिस न्यायाधीश के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया चल रही है उसको कार्य करने से नहीं रोका जाएगा जब तक कि दोनों सदनों द्वारा उसको हटाने संबंधी जो प्रक्रिया है वो पूरी न हो जाए। जब तक प्रक्रिया प्रोसेस में रहेगी तब तक क्या होगा कि वो जो न्यायाधीश होगा वो काम करता रहेगा। जैसे प्रक्रिया पूरी हो जाती है और सदन दोनों सहमत हो जाते हैं कि इनको हटाना चाहिए तो फिर तब वो जो न्यायाधीश है काम अपना रोक देगा, ठीक है। किसी न्यायाधीश पर लगा आरोप जो है साबित कदाचार एवं अस्पर्धता की जांच सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नहीं कर सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश की जांच नहीं करेगा, इसके लिए संसद को अधिकार दिया गया, तो जांच संसद ही करेगी। लेकिन वो सतर्कता और जो कहा गया है कि निष्पक्षता बरती जाए उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन जारी की है। जांच समिति के सामने न्यायाधीश को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का मौका दिया जाएगा जिससे वह अपना बचाव कर सके। तो उसको बचाव करने के लिए स्वयं उपस्थित हो सकता है जांच समिति के समक्ष या किसी अपने प्रतिनिधि को भेज करके अपना बचाव कर सकता है, ठीक है। तो
2014 में जो न्यायिक मतलब हमने बात की कॉलेजियम प्रणाली थी, ये 1993 में आई थी, ठीक है। 1993 से कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के सरकार और जो न्यायपालिका है उसके बीच में हमेशा मतभेद होता रहा है। इसका कारण ये है कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं उनका जो मतलब चुनाव होता है या जो नियुक्त होते हैं, तो उनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति नियुक्त तो ज़रूर करता है, लेकिन सलाह और सिफारिश कौन देता है? सर्वोच्च मतलब न्यायाधीश ही देते हैं। तो इसमें कहा गया कि सरकार की भी तो भूमिका होनी चाहिए। इस वजह से क्या किया गया, 2014 में संसद में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एक कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर क्या है, तो 99 संविधान संशोधन किया गया है। तो हम जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तभी ये चीज़ देखेंगे कि तो उसमें संशोधन करके क्या है कि NJAC लाई गई, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। इसका गठन लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता है उसके खिलाफ मानते हुए, तो न्यायिक स्वतंत्रता का हमने बताया था किस में प्रावधान किया गया, आधारभूत संरचना वाला जो पाठ है उसके तहत न्यायिक स्वतंत्रता आती है। और जैसे ही ये मामला सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, उसने क्या कर दिया, इसको नील एंड वैलिड करार कर दिया। जो संविधान संशोधन सरकार लेकर के आई थी, यानी कि संसद लेकर के आई थी, ठीक है, तो इसको निरस्त घोषित कर दिया। अभी जो वर्तमान में प्रणाली लागू है वो कॉलेजियम सिस्टम ही लागू है न्यायाधीशों को नियुक्त करने का। इस पर कहा जा रहा है कि कॉलेजियम हटाए बिना इसमें सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है सरकार का भी कोई प्रतिनिधि इसमें भाग ले, लेकिन अभी न्यायाधीश ही अपनी जो सलाह है न्यायाधीश को नियुक्त करने में देते हैं। तो ये हमने ये कॉलेजियम प्रणाली और जो ये NJAC बना था इसका अंतर दे दिया है। अगर किसी को मेंस के पर्पज से देखना हो तो ये देख सकता है। बाकी प्री में क्योंकि अब ये जो NJAC आया था हट गया है, तो अब इन दोनों का अंतर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये कि हाँ, जानना ज़रूरी है कि ऐसा जो संसद ने प्रावधान किया था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने हटा दिया है। अब कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या क्या होंगी, तो उनकी योग्यता क्या रहेगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक हो पहली, एक उच्च न्यायालय या इस एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का तक न्यायाधीश रहा हो, मतलब किसी हाईकोर्ट में वो क्या रहा हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस किया हो, मतलब अधिवक्ता रहा हो 10 वर्ष तक, वकील एक तरीके से कह सकते हैं, प्रैक्टिस की हो तो मतलब वकील रहा हो, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो 10 वर्ष के अधिवक्ता के समय में वह समय भी जोड़ा जाएगा जितने समय तक वह किसी जिला कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो। तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज है वो जितने समय कार्य करता है उसके बाद में हाई कोर्ट में अधिवक्ता बना दिया जाता है, सरकारी या प्राइवेट जैसे भी है, तो उसके जो समय है उसको काउंट किया जाएगा, ये चीज़ कही गई है। राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो, तो ये अमेरिका से जो प्रावधान था हमने वहाँ से इसको अपनाया है। तो योग्यता कौन, भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्ष तक प्रैक्टिस किया हो न्यायिक, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो। राष्ट्रपति की जो दृष्टि है उसमें पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब कोई न्यायविद होना चाहिए, न्याय का जानकार होना चाहिए, ये चीज़ है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। ये कहा गया कि मैक्सिमम 65 वर्ष तक रहेंगे, लेकिन न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया कि आप कब जा सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि शपथ में कहा गया, अच्छा इसमें न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं भी किया गया, तभी भी आप मान लीजिए ना, हाईकोर्ट के आप अगर न्यायाधीश रह रहे 5 साल, तो उसके लिए आपको हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपका 7 वर्ष हो जाना चाहिए डिग्री किए हुए, उसके बाद ही आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। तो क्राइटेरिया वैसे भी 35-40 साल पहुंच जाता है, आप ना भी उसमें डिफाइन किया गया हो, ये चीज़ है। तो शपथ का प्रावधान क्या किया गया, तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी न्यायाधीश बनेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। तो जो भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होगा वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपनी जगह शपथ ग्रहण कराने के लिए नियुक्त कर सकता है, उसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है शपथ में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, भारत की संप्रभुता यानी कि संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, बिना पक्षपात के पूरी क्षमता से कार्य करना, संविधान और विधियों का मर्यादा बनाए रखना। तो इसमें इस तरीके की शपथ जो न्यायाधीश लेता है वो इसी तरीके से शपथ लेता है। शपथ में क्या है, तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा और निष्ठा रखेगा, भारत की एकता और अखंडता और अक्षुण्णता बनाए रखेगा, बिना पक्षपात और पूरी क्षमता के कार्य करेगा, संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा। ये इस तरीके की शपथ लेता है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है सेवानिवृत्त होने के बाद भारत राज्य क्षेत्र में भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थित न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं करेगा। देखो, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो जब रिटायर होगा तो कहा गया है कि
वो भारत के किसी भी, क्योंकि उनका जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका पद काफ़ी सीनियरिटी में आता है, तो वो किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, किसी और जो कोर्ट होते हैं वहाँ ना वकालत करेंगे ना ही न्यायिक सलाह देंगे, ठीक है। जबकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्त होने के बाद उस स्थान को छोड़कर, उस स्थान तो जैसे यूपी का कोई यूपी इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश है क्या है, यूपी को छोड़ करके, मतलब उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अन्य जो राज्य है वहाँ क्या है, छोड़ करके जहाँ वह कार्य कर चुका है सभी हाई कोर्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। तो वो सर्वोच्च न्यायालय और अन्य हाई कोर्ट जो है वहाँ वकालत कर सकते हैं, लेकिन यूपी में नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ कही गई है। आगे बात की जा रही है, तो ये जो प्रावधान थे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कैसे होगा, शपथ क्या लेगा और हटेगा कैसे, इन सारी चीज़ों का और कौन कौन सी उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो इन चीज़ों को हमने देखा। आगे के जो प्रावधान है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।